हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.11 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके प्रथम प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। और आपके पास समाकलन दिया है cos स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष, जबकि आपको जो लिमिट दी हुई है वो दी है 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसको आई लिख लीजिएगा जो आपको प्रश्न दिया है। तो हमने लिखा आई बराबर 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए, यहां पर आपको इस वाली प्रश्नावली में जब भी आपको बोलेगा कि गुणधर्मों का उपयोग करते हुए, या आप खुद से भी गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको वो सभी रूल्स याद होने चाहिए जो गुणधर्म आपके पास होते हैं निश्चित समाकलन करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, उसको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो देखिए, आपको इस रूल का यहाँ पर उपयोग करेंगे हम। तो देखिए, ये तो आपके पास आई है। अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो आपके पास आ जाएगा आई बराबर, आप 0 से लेकर π/2 लिखेंगे। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स की जगह देखिए a माइनस एक्स होता है एक्स की जगह, अर्थात π/2 माइनस एक्स कर देंगे आप। तो आपने π/2 माइनस एक्स कर दिया, dx हो गया। अगर मैं इसको समीकरण संख्या 1 बोल देता हूं, तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 0 से लेकर π/2। अब आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि cos π/2 माइनस एक्स आपके पास साइन एक्स के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो आपने साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिख दिया। तो अभी आप एक चीज ये देखिए, अगर आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो चलिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हम यहाँ लिख देते हैं, अर्थात अब आप दोनों समीकरणों को जोड़ रहे हैं। तो देखिए, दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद आपके पास आई और आई मिलकर तो बाएं पक्ष में 2i हो जाएगा। और देखिए, आपके पास जो सीमाएं हैं वो 0 से लेकर π/2 और 0 से लेकर π/2 ही है, तो अर्थात ये जुड़ भी सकते हैं। तो ये 0 से लेकर π/2 आपने यहाँ पर कर दिया। अब आप देखो, ये आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx प्लस, जोड़ना ही था तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर आपके पास dx आएगा। अब ये देखो, जिस तरीके से आप समाकलन के चिन्ह को वितरित कर सकते थे, उस तरीके से अगर आप रिवर्स प्रोसेस में चलें, मतलब विपरीत दिशा में चलें, तो यहाँ पर आपके पास सब कुछ सेम है। तो आप लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखो, आपने कक्षा 11 में त्रिकोणमिति में भी पढ़ा था, एक सर्वसमीका थी आपके पास कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान सदैव 1 होता है। तो यहां से आपके पास हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2 1 dx। और इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास x आ जाएगा, और यहां से आपने π/2 और 0 लिख दिया। तो देखिए, आपके पास हो जाएगा 2i बराबर, जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो π/2 आ जाएगा। अब चूंकि आप देखिए, आपको तो प्रश्न में i का मान निकालना था क्योंकि आपने इसे i माना था। अब ये आपके पास 2i का मान तो आ गया, इसका मतलब i का मान आपके पास π/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। और आपके पास जो समाकलन दिया हुआ है वो है अंडर रूट का साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। लिमिट आपके पास है 0 से लेकर π/2 और dx। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर π/2 अंडर रूट का साइन एक्स बटे हर में आपके पास हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। अब यहां से आप सबसे पहले तो सोचिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक हिंट होती है, तो आप उस हिंट को एक बार समझिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि साइन एक्स, एक तरीके से आप अंडर रूट को भूल भी जाएं तो साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपके पास दिया है, और अगर आप प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से लेकर a वाली एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स आएगा और वो कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गई कि आप ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं
तो अभी हम इस प्रॉपर्टी अर्थात इस गुणधर्म की सहायता से आई का मान लिखते हैं। आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2। अब देखिए जैसे x की जगह हमने a माइनस एक्स किया है, ऐसे ही आप इस प्रश्न में या इस वाले आई में x की जगह पाई बटे 2 माइनस एक्स कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स बटे हर में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स और dx। तो देखिए अब जब आप इसको सरल करेंगे तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस एक्स या साइन 180 प्लस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स, ये सब आपने रूपांतरण पढ़ा था। तो आपके पास रूपांतरण करने पर आ जाएगा आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2। अब देखिए साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स आपके पास कॉस एक्स आपने पढ़ा था, इसी तरीके से ये भी आपके पास अंडर रूट का कॉस एक्स हो जाएगा और ये आपके पास अंडर रूट का साइन एक्स हो जाएगा। तो अभी आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल रहे हैं। तो आप एक बात पर गौर करिए कि जो आपके पास समीकरण संख्या 1 है और समीकरण संख्या जो दूसरी है उसमें आपके पास देखिए हर बिल्कुल समान आ रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ही है। तो आप यदि समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में तो 2i आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2। पहले वाले समीकरण में लिखा हुआ था अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx और दूसरे वाले समीकरण में आपको दिया हुआ था दाएं पक्ष में 0 से लेकर पाई बटे 2 अंडर रूट कॉस एक्स बटे अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। तो अभी आप देखिए कि आपके पास इस वाले समाकलन में और इस वाले समाकलन में जो हर है वो तो आपके पास बिल्कुल समान है, अर्थात अब आप लिख सकते हैं 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 अंडर रूट का साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, क्योंकि हर तो समान था। तो अब आप अंश वाले भागों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट का साइन एक्स प्लस अंडर रूट का कॉस एक्स dx। तो अभी आप देखिए गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो अंश में लिखा हुआ है वही भाग हर में है, अर्थात ये आपके पास कैंसिल हो गया तो केवल एक बचा। तो आपके पास यहां से 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 एक dx बचा, अर्थात एक का समाकलन करना है आपको x के सापेक्ष, तो आपके पास x आ जाएगा और अब आप लिमिट लिख देंगे, अपर लिमिट पाई बटे 2 और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट को हिंदी में उच्च सीमा बोलते हैं और लोअर लिमिट को हिंदी में निम्न सीमा बोलते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2i बराबर पाई बटे 2 माइनस 0। अब चूंकि आपको तो i का मान निकालना है क्योंकि आपने जो प्रश्न था जिसका समाकलन करना था उसको i माना था, तो इस तरीके से आपके पास देखिए i बराबर पाई बटे 4 हो जाएगा। तो यहां से आपने प्रश्न संख्या 2 भी हल कर दी है। तो अब हम प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। यहां पर भी आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास जो फलन है वो है साइन एक्स की घात 3 बटे 2 बटे साइन एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस कॉस एक्स की घात 3 बटे 2 dx। उच्च सीमा आपके पास पाई बटे 2 दी हुई है निश्चित समाकलन की और निम्न सीमा 0 दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम यदि इसको i मान लें तो आपके पास i हो जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2 साइन 3/2x बटे कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x dx। इसको हम समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। तो अभी हम एक गुणधर्म की प्रॉपर्टी लगाते हैं निश्चित समाकलनों की। तो आपने सीखा था कि 0 से लेकर a f(x) dx बराबर 0 से लेकर a f a माइनस एक्स dx के बराबर होता है। तो देखिए यहां से यदि हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो आपको मिल जाएगा i बराबर, अब आप देखिए यहां पर आपने x को a माइनस एक्स यहां पर लिख दिया है, तो इसी तरीके से जब आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली तो आप x को पाई बटे 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 2 आप लिख सकते हैं बटे आप लिख सकते हैं कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 2 और प्लस साइन
पाई बटे 2 माइनस एक्स की घात 3 बटे 2 dx। अब देखिए जब आप इसको सरल कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2, लिमिट तो यही रहेगी। अब देखिए साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स आपके पास कॉस एक्स होता है, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स की घात 3 बटे 2 आ गया, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बटे इसी तरीके से कॉस एक्स की घात 3 बटे 2 प्लस साइन एक्स की घात 3 बटे 2 dx। इसको हम समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं। तो देखिए जब आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ते हैं, जब आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए बाएं पक्ष में तो आपके पास 2 आई आ गया। तो चलिए हम थोड़ा इसको हल करते हैं। समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ने पर बाएं पक्ष में 2 आई आ गया। अब आप देखिए दाएं पक्ष में आपके पास 0 से लेकर पाई बटे 2 है, और आप देखो हर में आपके पास बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, अर्थात आप अंश को जोड़ देंगे। तो साइन 3 बटे 2 एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 3 बटे 2 बटे साइन एक्स की पावर 3 बटे 2 प्लस कॉस एक्स की पावर 3 बटे 2 dx। तो यहां से आपने देखिए जोड़ भी दिया। अब आप गौर करने पर पाएंगे जो आपके पास अंश में लिखा हुआ है और जो हर में लिखा हुआ है बिल्कुल सेम है, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास केवल एक बचेगा। अर्थात आपके पास हो गया 2i बराबर 1 का समाकलन x, और अब आप लिमिट 0 से लेकर पाई बटे 2 लिख देंगे। तो आप देखो कि आपके पास हो जाएगा 2i बराबर पाई बटे 2 माइनस 0, अर्थात पाई बटे 2 हो गया। और चूंकि आपको तो i का मान निकालना है तो i का मान यहां से आपके पास हो जाएगा पाई बटे 4। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी आपके पास पाई बटे 4 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी आपको देखिए दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। और आपके पास देखिए लिमिट दी हुई है 0 से लेकर पाई बटे 2 कॉस एक्स की पावर 5 dx साइन एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स की पावर 5। तो आप देखो सबसे पहले आप जो आपको प्रश्न दिया है जिसका आपको हल करना है उसको आप आई मान लीजिएगा। तो आपके पास हो गया ये 0 से लेकर पाई बटे 2 कॉस एक्स की घात 5 dx प्लस साइन एक्स की होल घात 5 प्लस कॉस एक्स की होल घात 5। अब आप यहां से देखिए कि आपको गुणधर्मों का उपयोग करना है जो आपने प्रॉपर्टी सीखी थी। तो आपके पास एक रूल होता है जिसको हम यहाँ रिकॉल कर लेते हैं और आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। तो आप देखो कि यहां से अगर आप 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे तो आपके पास आप लिख सकते थे इसे 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को यदि आप यूज करेंगे तो अगर मैं इस समीकरण को समीकरण संख्या 1 बोल रहा हूं तो आप लिखेंगे आई बराबर, आप तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2। अब आप देखिए आप केवल इतना चेंज करते हैं कि x को आप a माइनस एक्स लिख देते हैं, अर्थात जो अपर लिमिट होती है माइनस एक्स। तो इसी तरीके से यहां पर आप x को लिख सकते हैं पाई बटे 2 माइनस एक्स। तो आपके पास हो जाएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स की पावर 5 बटे साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स की पावर 5 dx। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपको मिल जाएगा आई बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2। अब देखिए कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स तो आपके पास साइन एक्स आएगा, तो आप साइन एक्स की पावर 5 अर्थात यहां पर आपने लिख दिया साइन एक्स की पावर 5 बटे आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 5 dx। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं यदि। तो आप देखिए अगर आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास जो हर में फर्स्ट समीकरण में बन रहा है वही हर में आपके पास देखिए दूसरे समीकरण में बन रहा है। आपको हो सकता है क्रम बदल दिए गए हों, लेकिन आप जानते हैं प्लस करने पर क्रम में परिवर्तन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि प्लस संक्रिया जो होती है वो एक क्रम विनिमय संक्रिया होती है। तो आप देखो कि यदि आप समीकरण संख्या 1 व 2 को जोड़ते हैं तो अभी मैं लिख देता हूं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से आपके पास हो जाएगा बाएं पक्ष में 2i, क्योंकि आप i और i को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में तो 2i आ गया। और देखिए दाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2, क्योंकि समान लिमिट है आपके पास देख सकते हैं। और आपके पास अंदर व्यंजक बन जाएगा साइन एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स की पावर 5 बटे साइन एक्स की पावर 5 प्लस
cos x की पावर 5 dx। तो आप देखो कि अंश में आपके पास जो लिखा हुआ है वही आपके पास हर में है, तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहां से बच जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 1 dx, अर्थात एक का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो आपके पास वो x के बराबर आता है। अब आप निश्चित समाकलन करना था तो अब आप लिमिट लिख देंगे पाई बटे 2 0। तो लिमिट जब लगाएंगे तो सबसे पहले तो अपर लिमिट लगाएंगे, तो आपके पास पाई बटे 2 आ गया, माइनस अब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आ गया, तो ये पाई बटे 2 आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो आई का मान निकालना था, क्योंकि जो आपने प्रश्न हल करना था उसको आई माना था, तो आई बराबर यहां से आपके पास पाई बटे 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर भी पाई बटे 4 ही आएगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है मापांक x+2, जिसको अंग्रेजी में हम मॉड भी बोलते हैं, या शुद्ध बोलेंगे तो मॉडुलस होता है, और हिंदी में हम इसे मापांक बोलते हैं। तो आपके पास मापांक x+2 दिया हुआ है, dx दिया हुआ है, और आपके पास जो लिमिट है वो -5 से लेकर 5 तक है। तो अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। तो ध्यान रखें, जब भी आपके पास मापांक दिया हो फलन में, तो आप इस मापांक को हटाने का प्रयास करेंगे। तो अब इस मापांक को हटाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये मापांक या जो इस मापांक के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो कहाँ कहाँ धनात्मक है और कहाँ कहाँ ऋणात्मक होगी। तो देखिए जैसे इसके अंदर आपके पास वैल्यू दी हुई है x+2, तो मैं यहाँ पर इसको एक बार ब्रेक करके लिखता हूँ, पृथक करके। तो देखिए ये आपके पास एक बार x+2 भी हो सकता है और एक बार माइनस का x+2 होगा, केवल दो ही केस बन सकते हैं। अब आप देखते हैं कि ये केस बनेंगे कब कब, आपको उन x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले ऐसी वैल्यू देखेंगे कि जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है फंक्शन की वो कहाँ जीरो हो रहा है। तो आप देखो x+2 आपके पास कहाँ जीरो हो रहा है, तो आपको मिलेगा x बराबर जब -2 हो जाएगा तब आपके पास ये अंदर वाली वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो देखिए आपने संख्या रेखा पर -2 लिख दिया, और फिर आप देखिए अगर आप -2 के दाहिनी तरफ कोई भी एक वैल्यू ले लीजिएगा, जैसे -2 के दाहिनी तरफ आपके पास बहुत सारी वैल्यू आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, लेकिन जैसे आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 4, कुछ भी वैल्यू आप ले लीजिएगा। फिर आप देखिएगा मापांक x+2 का मान कैसा आ रहा है। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, क्योंकि -2 के दाईं तरफ है 1, तो आपके पास 1+2 3 आया। तो देखिए 3 तो धनात्मक संख्या आ रही है जो मापांक के अंदर है, तो आपको ये मालूम पड़ा कि -2 के दाईं तरफ ये हमेशा धनात्मक रहेगा, और -2 के बाईं तरफ यदि आपको चेक करना है तो अब आप x की एक ऐसी वैल्यू ले लीजिएगा कोई सी भी जो -2 से छोटी हो, या बोल सकते हैं -2 के बाईं तरफ हो। जैसे मान लीजिएगा हमने x की वैल्यू -10 ले ली, तो देखिए -10 + 2 का मापांक, अर्थात ये देखिए -8 आ रहा है। तो देखिए -8 आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब समझ में आया -2 के बाईं तरफ ये हमेशा ऋणात्मक आ रही है। तो आपको ये समझ में आया कि पॉजिटिव आपके पास तब आएगा जब x -2 से बड़ा होगा, या बराबर भी आप बोल सकते हैं। और ये देखिए नेगेटिव का तब आ रहा है जब x आपके पास -2 से छोटा है, या आप बोल सकते हैं x -2 से बाईं तरफ है, तो आपने बोल दिया x -2 से छोटा है। तो देखिए यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया कि मापांक वाले फलनों को कैसे पृथक करके लिखा जाता है। तो आपने यहां से पृथक करके भी लिख दिया। अब आप देखो कि इस प्रश्न पे यदि आप आएंगे तो आप इसको आई बोल दीजिएगा। जैसे आपके पास हो जाएगा -5 से लेकर 5 मापांक x+2 dx। अब आपको ये समझ में आया कि आपको जो हल करना है वो तो केवल -5 से 5 तक का भाग लेना है। तो देखिए आई बराबर, अब आप लिख सकते हैं -5 से लेकर -2, क्योंकि -5 कहीं यहां होगा और 5 आपके पास कहीं यहां होगा, तो आप एक अंतराल तो ले लेंगे -5 से -2, और एक अंतराल आप ले लेंगे -2 से 5। तो आप यहां पर देखिए जब -5 से -2 के बीच में ले रहे हैं तो ये माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, अर्थात आप लिखेंगे माइनस का x+2 dx प्लस, अब आप एक अंतराल ले लेंगे 2 से लेकर -2 से लेकर 5 होगा, और आप देखो -2 से 5 के बीच में, अर्थात ये तो धनात्मक चिन्ह के साथ ओपन हो जाएगा, तो आप केवल यहाँ पर x+2 dx लिख देंगे। तो यहाँ पर ये संदेह हो सकता है कि ये ऐसे भी ब्रेक हो जाती हैं क्या सीमाएं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, और इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी भी सीखी है, उसको हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। a से लेकर b fx dx आपके पास हो सकता है a से लेकर c
एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स लिख देता हूँ। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी का तो हमने यहाँ पर एक तरीके से यूज किया है कि ए से लेकर बी, जैसे -5 और 5 था, अब हमने उसको -2 पर ब्रेक कर दिया, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये वैल्यू -2 पर 0 हो रही थी। तो अब हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मापांक तो कुछ रहा ही नहीं, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास बन चुका है। तो देखिए आई बराबर, आपने माइनस लगा दिया। अब आप देखिए इसका समाकलन करोगे तो आपके पास आ जाएगा x²/2 प्लस 2x, और आप इस पर सीमा लिख देंगे -2 -5 प्लस, इसी तरीके से जब आप इसका समाकलन करोगे तो आपको मिलेगा x²/2 प्लस 2x, और आप इस पर लिखोगे 5 अपर सीमा और निम्न सीमा -2। तो देखिए अब हम इसको सरल करेंगे। आई बराबर, सबसे पहले तो आप उच्च सीमा लगाएंगे, तो आपके पास -2 लगाएंगे x की वैल्यू, तो ये 4/2 -4 आ जाएगा, माइनस, अब आप x का मान -5 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 25/2 -10 प्लस, इसी तरीके से आप सबसे पहले अपर लिमिट अर्थात x का मान 5 लगाएंगे, तो ये आपके पास 25/2 प्लस 10 आ गया, माइनस, अब आप x का मान -2 लगाएंगे तो आप देखिए आपके पास 4/2 -4 आ जाएगा। तो बस अब आपको केवल इनकी गणना करना रह गया है। तो चलिए अगली पंक्ति में हम इनकी गणना करते हैं। आई बराबर, अब आप लिखेंगे जब इसे हल करके तो ये आपके पास 2 हो गया, इसी तरीके से आप देखिए यहां से भी आपके पास 2 आ जाएगा, तो देखिए 2 - 4 आपके पास -2 आ गया, तो ये -2 आ गया। अब माइनस और माइनस तो ये प्लस होता है, तो प्लस आपके पास हो जाएगा 25/2 -10। इसी तरीके से आप देखो ये आपके पास 25/2 प्लस 10 आ चुका है। अब आप देखो माइनस 2 - 4 आपके पास -2 होगा, और माइनस पहले से है तो ये प्लस का 2 आपके पास हो जाएगा। तो आप देखिए 2 और -2 ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और आप देख रहे हैं कि आपके पास ये -10 और ये +10 ये भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास केवल बचा है 50/2, तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 5 का उत्तर 25 हो जाएगा। यहां पर आप एक बात गौर करें कि ये 2 - 4 -2 होगा, तो माइनस लगाने पर ये +2 हो जाएगा, अर्थात जो आपने ये 2 को कैंसिल किया है ये 2 आपके पास कैंसिल नहीं होगा। तो यहां से आपके पास बचेगा 50/2 प्लस 4 अर्थात 25 + 4 आपके पास बचेगा, और इसका मान आपके पास 29 हो जाएगा। तो 29 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ देते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं। तो उसमें आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास दिया हुआ है जो फलन है x - 5 का मापांक dx, और सीमा दी हुई है 2 से लेकर 8 तक। तो देखिए ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, यहाँ पर भी आपको मापांक वाला फलन दिया है। तो सबसे पहले तो आप x - 5 जो मापांक है उसको एक बार पृथक करके लिखेंगे। तो आप देखिए x - 5 कहाँ 0 हो सकता है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि x का मान यदि आपके पास 5 होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास एक सीमा 8 भी है और एक सीमा आपके पास 2 है, तो आपने संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा दी, क्योंकि 2 देखिए बाईं तरफ ही आएगा, 5 से छोटा होता है। तो अब आपको ये देखना है कि जब आप x का मान 5 से बड़ा लेते हैं, 5 से बड़ा आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 10, 15, 18, 20, 25 कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे आपने x का मान सपोज करिए आपने 10 ले लिया, तो जब आप x का मान यहाँ पर 10 लगाओगे तो आप देख रहे हैं x - 5 आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपने तो x का मान 10 लगाया है। इसका मतलब समझ में आया कि 5 के दाहिनी तरफ तो ये धनात्मक आएगा, और अब आपको बाईं तरफ का चिन्ह देखना होगा ये कैसा आएगा। तो आप 5 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा x की, जैसे मान लीजिएगा आपने 0 ले ली, तो अगर आप 0 लेंगे तो 0 - 5 आपके पास -5 आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि 5 के बाईं तरफ जाने पर आपको ऋणात्मक वैल्यू हमेशा मिलेगी, अर्थात आपको ये समझ में आया कि जब x - 5 का मापांक हमेशा धनात्मक होगा, अर्थात धनात्मक चिन्ह के साथ ओपन हो जाएगा। कब? जब x आपके पास 5 से बड़ा है, आप देख भी सकते हैं, और जब आपके पास x 5 से छोटा होगा तो जो आपके पास x - 5 का मापांक है वो माइनस चिन्ह के साथ ओपन हो जाएगा। तो यहां से आपको इतना समझ में आ गया। अब हम इस प्रश्न पर बढ़ लेते हैं। तो प्रश्न था आपके पास i बराबर,
अब ये 2 से लेकर 8 तक दिया था, तो आप तो देख रहे हैं कि ये अलग अलग चिन्हों में वितरित हो रहा है। ये हमेशा x-5 तो नहीं ओपन होगा, कभी x-5 ओपन होगा, कभी माइनस का x-5 ओपन हो रहा है। तो देखिए आपको ये देखना है 2 से लेकर 8 के बीच में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये अपना मान बदलता है, अर्थात अपनी परिभाषा बदलता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 5 तो एक ऐसा बिंदु है जहां पर आप देखिए परिभाषा बदल रहा है। 5 के दाहिनी तरफ कुछ और परिभाषा है और 5 के बाहिनी तरफ देखिए कुछ और परिभाषा है। तो आप अब 5 पर इस फलन को ब्रेक कर देंगे, तो 2 से लेकर 5। अब आप देखिए 2 से लेकर 5 में तो आपके पास ये वाली परिभाषा हो गई, अर्थात माइनस का x-5 dx प्लस, अब आप 5 से लेकर 8 लिखेंगे और यहां पर आपके पास ये वाली परिभाषा है x-5 dx। तो अब आप देखो कि आपने परिभाषाएं तो बदल कर लिख दी, तो अब तो आपके पास ये काफी सरल प्रश्न बन चुका है। देखिए i बराबर, आप इस माइनस चिन्ह को बाहर ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 से लेकर 5 x-5 dx प्लस 5 से लेकर 8 x-5 dx। तो अभी आप देखो कि आप जैसे हल करेंगे i बराबर, माइनस चिन्ह तो पहले से ही है आपके पास, जब इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x² बटे 2 माइनस 5x, आप निम्न सीमा 2 उच्च सीमा 5 लगा देंगे प्लस, इसी तरीके से जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा x² बटे 2 माइनस 5x, उच्च सीमा आप 8 लगा देंगे और निम्न सीमा यहाँ पर 5 है। तो देखिए बस हमको यहाँ पर वैल्यू लगानी है, अर्थात अपर लिमिट और लोअर लिमिट के मान लगाने हैं। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे, तो देखिए x का मान सबसे पहले 5 लगाएंगे तो 25 बटे 2 माइनस 25, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद अब आप लोअर लिमिट लगाएंगे, अर्थात x का मान 2, तो देखिए 4 बटे 2 माइनस 10 प्लस, इसी तरीके से आप इस वाले भाग में भी सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, अर्थात x का मान आप 8 लगाएंगे तो आपके पास 64 बटे 2 माइनस 40 आ जाएगा माइनस, अब आप लोअर लिमिट लगाएंगे अर्थात x का मान 5 लगाएंगे तो 25 बटे 2 माइनस 25 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए इसको हम सरल कर लेते हैं, तो i बराबर, आप यहां से देखेंगे जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास आ रहा है ये माइनस का 25 बटे 2 और माइनस पहले से है तो प्लस का 25 बटे 2 प्लस, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, अब यहां से ये आपके पास 2 आ गया, इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये 32 आ जाएगा, तो 2 माइनस 10 तो आपके पास माइनस का 8 हो गया, तो ये आपके पास माइनस का 8 हो गया प्लस, इसी तरीके से आप देखिए 32 माइनस 40 भी आपके पास माइनस का 8 हो गया और माइनस चिन्ह। अब आप देखिए ये आपके पास हल करने पर माइनस का 25 बटे 2 आ रहा है, तो देखिए 25 बटे 2 माइनस 8 प्लस 25 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 25 बटे 2 और 25 बटे 2 को जोड़ लीजिएगा क्योंकि वो दोनों धनात्मक हैं, तो आप जानते हैं इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास 25 आ जाएगा माइनस 8 और 8 मिलकर 16 हो जाएगा, तो आपके पास देख रहे हैं 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास इस प्रश्न का उत्तर 9 आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास एक फलन दिया हुआ है x गुणा 1 माइनस एक्स की घात n dx, निम्न सीमा आपके पास 0 है और उच्च सीमा आपके पास 1 है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएंगे इसी प्रश्न को, तो i बराबर 0 से लेकर 1 x 1 माइनस एक्स की घात n dx। अब आप सबसे पहले तो ये पहचानिए कि क्या आपसे यदि इस प्रश्न का समाकलन करने को बोला जाता तो आप नहीं कर पाते बिना गुणधर्मों का उपयोग करें। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एक्स की घात n है और आपको n का मान ही नहीं पता, तो आप यहाँ पर कोई ना तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना ही होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि n का मान आपको नहीं पता है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स आपके पास हो सकता है 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहां पर, तो देखिए आपको मिलेगा i बराबर 0 से लेकर 1। अब आप हर x की जगह a माइनस एक्स लिख देते हैं इस जनरल प्रॉपर्टी में, तो आप यहां पर आप देखिए 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स हो गया। आप तो x की जगह 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो देखिए 1 माइनस एक्स की जगह आपने 1 माइनस एक्स रख दिया की घात n dx। तो देखिए जब आप इसको सरल कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर 1 1 माइनस एक्स, और देखिए ये आपके पास हो गया
एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये x की घात n बच गया, dx हो जाएगा यहाँ से। तो अभी आप एक बात पर गौर करें कि ये आपके पास काफी सरल हो चुका है। कैसे? देखिए, 0 से लेकर एक घात हो गई, x की घात n का यदि आप इस कोष्टक में गुणा कर देंगे तो दोनों विभवों में करेंगे तो x की घात n माइनस x की घात n प्लस 1 dx। तो अभी आप देखिए, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं इनके कि x की घात n का समाकलन करेंगे तो x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस ये आपके पास हो जाएगा समाकलन करने पर x की घात n प्लस 2 बटे n प्लस 2। और अब आप सीमा लगाएंगे, अर्थात निम्न सीमा 0, उच्च सीमा आपके पास 1। तो अब आपको i का मान निकालना था, तो i ही चल रहा है आपके पास, देख सकते हैं। ये हो जाएगा, सबसे पहले आप 1 रखेंगे x का मान, तो 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 2 माइनस, अब आप x का मान 0 रखेंगे, तो देखिए ये आपके पास 0 बना, माइनस यहां पर भी x का मान आप 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो आपके पास ये तो 0 ही रहा, आपके पास बेसिकली बचा 1 बटे n प्लस 1 माइनस 1 बटे n प्लस 2। यदि आप इसको सरल करेंगे तो आप लासापा लेंगे, तो लासापा लेने पर आपके पास n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 बटे n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 आ जाएगा। तो आप देखो कि n से n तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 माइनस 1 बचा है, अर्थात आपके पास अंश में केवल 1 बचेगा। तो आपके पास i का मान हो जाएगा 1 बटे n प्लस 1 गुणा हर में n प्लस 2। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 7 हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है log 1 प्लस 10x dx और सीमाएं हैं 0 से लेकर पाई बटे 4 की। तो देखिए, सबसे पहले तो आप प्रश्न को लिख लेंगे ऐसे ही, i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 log 1 प्लस 10x dx। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। तो अब देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है निश्चित समाकलन के लिए, 0 से लेकर a fx dx को यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे समाकलन 0 से लेकर a f a माइनस एक्स dx। तो अभी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो देखिए i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 ही रहेगा। अब आप x को यहां पर a माइनस एक्स से बदलते थे, तो अभी आप इस वाले में x को पाई बटे 4 माइनस एक्स से बदल देंगे, अर्थात जहां जहां x होगा वहां वहां आप पाई बटे 4 माइनस एक्स कर देंगे। तो देखिए आपके पास हो जाएगा log 1 प्लस, यहां पर मैं मझला कोष्ठक बना देता हूं, 10 x की जगह तो आप पाई बटे 4 माइनस एक्स रख देंगे, और ये यहां से आपके पास dx आ गया। अब आप देखो, इसको सरल करोगे तो आपको मिलेगा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 log 1 प्लस, अब ये आपके पास 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के हम ओपन कर सकते हैं। तो एक बार इस फॉर्मूले को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। 10 a माइनस बी आपके पास होता है 10 a माइनस 10 b बटे 1 प्लस 10 a गुणा 10 b। तो देखिए आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे अभी यहां पर, तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई बटे 4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10 पाई बटे 4 गुणा 10x dx। तो देखिए आपके पास सरल करने पर आएगा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 log, अब आप देखो 10 पाई बटे 4 तो आपके पास 1 आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास हर में 1 प्लस 10x बचा बेसिकली। जब आप लासापा लोगे तो आपके पास 1 प्लस 10x हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, ये भी आपके पास 1 माइनस 10x बचेगा, तो आपने 1 माइनस 10x लिख दिया, और आपके पास देखिए हर में आपके पास 1 प्लस 10x ही बचेगा, और अंत में dx तो आप लिख ही देंगे। तो अभी आप एक बात ये गौर करिए कि माइनस 10x और प्लस का 10x ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 log 2 बटे 1 प्लस 10x dx। अब आप इसको log की प्रॉपर्टी से हल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा log m बटे n बराबर log m माइनस log n। तो अब आप इस log के गुणधर्म का यूज करेंगे, तो देखिए आपके पास हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 log 2 माइनस log
1 प्लस 10x dx। अगर आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं तो अभी आप देखो कि समीकरण संख्या 1 जो थी आपके पास पाई बटे 0 से लेकर पाई बटे 4 लॉग 1 प्लस 10x थी, और यहां पर आपके पास 0 से लेकर पाई बटे 4 लॉग 1 प्लस 10x माइनस में आ रहा है। तो अगर आप समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को जोड़ देते हैं तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। तो देखो बाएं पक्ष में तो 2i आ जाएगा, और आप देख रहे हैं आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 4 लॉग 1 प्लस 10x प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस 10x dx। आप देख सकते हैं तो आपके पास यहां से माइनस का लॉग 1 प्लस 10x और प्लस का लॉग 1 प्लस 10x तो कट जाएगा, तो आपके पास केवल बचा 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 4 लॉग 2 गुणा dx। अब आप देखिए लॉग 2 तो आपके पास एक अचर राशि होगी क्योंकि ये मान तो हमेशा स्थिर ही रहेगा, तो आप इसको बाहर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉग 2 0 से लेकर पाई बटे 4 1 गुणा dx। इसका मतलब हुआ कि आपको एक का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो आपके पास हो जाएगा 2i बराबर लॉग 2 तो आप ऐसे ही रखेंगे और आपके पास यहां हो जाएगा x पाई बटे 4 0। तो देखिए जब आप इसको सरल करेंगे तो आपको मिलेगा 2i बराबर लॉग 2, यहां से आ जाएगा पाई बटे 4 माइनस 0। तो आपको तो चूंकि i का मान निकालना है तो आप i का मान निकालेंगे, i बराबर लॉग 2 और पाई बटे 4 आपके पास था और आपने 1/2 कर दिया, क्योंकि आप इस 2 को दाईं तरफ लेके जाएंगे तो ये तो आपके पास भाग में बन जाएगा। तो आपके पास सरल करने पर हो जाएगा i बराबर पाई बटे 8 लॉग 2। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है x गुणा अंडर रूट में 2 माइनस एक्स 0 से लेकर 2 dx। तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा i बराबर जो आपके पास प्रश्न दिया है 0 से लेकर 2 x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स dx। अब आप देखिए यदि आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेकर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 बोलोगे तो समीकरण संख्या 1 में यदि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपके पास हो जाएगा i बराबर, क्योंकि वो तो i ही रहेगा, मान तो बराबर ही होता है 0 से लेकर 2। अब आप x की जगह 2 माइनस एक्स रख देंगे, तो 2 माइनस एक्स आपने रख दिया अंडर रूट में 2 माइनस एक्स की जगह आप दोबारा 2 माइनस एक्स रखेंगे डी एक्स हो जाएगा। तो अभी आप देखो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 0 से लेकर 2 2 माइनस एक्स। अब देखिए ये आपके पास हल करने पर हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस एक्स डी एक्स, क्योंकि आपने तो कोष्टक को ओपन कर दिया तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर वाले, तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा i बराबर 0 से लेकर 2 2 माइनस एक्स गुणा अंडर रूट एक्स बचेगा केवल dx। अब आपके पास ये काफी सरल प्रश्न बन चुका है क्योंकि आप अंडर रूट एक्स का इस कोष्टक में गुणा कर सकते हैं अवयवों में। तो आपके पास बचेगा 0 से लेकर 2 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की घात 3/2 dx। देखिए एक्स की घात 1/2 हो गई है और ये एक्स की घात 1 है, जोड़कर एक्स की घात 3/2 ही आपके पास आएगा। तो आपके पास i आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, 2 तो आपके पास अचर राशि है तो 2 आपने बाहर ही रखा, अंडर रूट एक्स का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपके पास एक्स की घात 3/2 आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से आप इसका अवकलन समाकलन करोगे तो आपके पास एक्स की घात 5/2 हर में भी आ जाएगा, और आप अब इसमें सीमा लिखेंगे 0 से लेकर 2 की। तो अभी आप अपर लिमिट लगाओगे सबसे पहले तो देखो 2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा 4/3। अब आप x का मान 2 भी लगाएंगे तो 2 की घात 3/2 आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से ये 2/5 हो जाएगा क्योंकि अंश में 2 चला जाएगा, और ये 2 की घात 5/2 आपके पास बन गया।
और अब आप x का मान देखिए 0 भी लगाएंगे तो ये 0 की घात कितनी भी हो 0 ही बनेगा। इसी तरीके से ये भी यहाँ पर 0 ही बनेगा। तो यदि आप इसको हल करेंगे तो देखिए 2 की घात 3/2 आपके पास 2√2 बनेगा अर्थात 8√2/3 माइनस इसी तरीके से 2 की घात 5/2 आपके पास 4√2 बनेगा। तो ये 2 का गुणा पहले भी है 8√2/5। तो जब आप इसको सरल करोगे तो लासापा लोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। अब यहां से बनेगा 40√2 और माइनस 24√2 अर्थात आपके पास 16√2 बच जाएगा। तो आप 16√2 यहां से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। और आपके पास दिया हुआ है फलन 2 गुणा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx और सीमाएं हैं 0 से लेकर π/2 की। तो सबसे पहले तो आप i बराबर लिख दीजिएगा जो आपको दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। अब आप देखिए कि आपने त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में सीखा था कि साइन 2x का मान यदि आप लिखेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला होता था 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। तो अभी आप इस फॉर्मूले का यहां पर उपयोग करेंगे साइन 2x को लिखने में। तो देखिए आपके पास आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर π/2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और dx। अब आप देखिए कि आपने लॉग का एक गुणधर्म भी सीखा है कि लॉग m गुणा n अर्थात आपके पास यदि यहां पर बहुत सारे फलन भी हैं गुणा में तो वो अलग अलग वितरित हो जाते हैं अर्थात log m प्लस log n आएगा। अगर यहां पर आपके पास m n और एक मान लीजिएगा p भी होता तो log m प्लस log n प्लस p हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसी तरीके से देखो आपके पास यहाँ 3 फलन दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2, एक साइन एक्स, एक कॉस एक्स। तो ये अलग अलग वितरित हो जाएंगे। तो देखिए 0 से लेकर π/2 2 लॉग साइन एक्स माइनस आपके पास हो जाएगा log 2 माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स। ये माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं बार बार क्योंकि आप प्लस में ये वितरित होगा लेकिन माइनस तो पहले से ही है तो हर चीज आपके पास माइनस होती जाएगी अंदर की। तो यहां से आप देखो ये 2 लॉग साइन एक्स है और ये माइनस का 1 लॉग साइन एक्स है तो ये मिलकर आपके पास प्लस का लॉग साइन एक्स बन जाएगा। तो देखिए i बराबर 0 से लेकर π/2 आपके पास बचा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस लॉग कॉस एक्स dx। तो अभी तक आपको जो ये प्रश्न दिया था उसको हमने i माना था और i को में साइन 2x का फॉर्मूला लगाया और लॉग के कुछ गुणधर्म लगाए और आपके पास ये आ गया। इसको यदि आप समीकरण संख्या 1 बोलेंगे तो अब आप एक निश्चित समाकलन की गुणधर्म का यूज करेंगे 0 से लेकर a fx dx। आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर a f a माइनस एक्स dx के बराबर। तो देखिए जब आप इसका यूज करेंगे यहां पर तो आपके पास बचेगा i बराबर 0 से लेकर π/2 लॉग। अब देखिए साइन एक्स है तो आप इसे लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स माइनस लॉग 2 माइनस इसको आप लिखेंगे लॉग कॉस π/2 माइनस एक्स dx के बराबर। अभी आप ये देखिए कि आपके पास i हो जाएगा 0 से लेकर π/2। अब साइन π/2 माइनस एक्स ये तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि आपके पास ये cos x के बराबर होता है तो आप इसे लिख सकते हैं log cos x। अब log 2 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये तो एक अचर राशि थी, इसमें तो कोई आपने चेंज किया ही नहीं, माइनस और cos π/2 माइनस एक्स आपके पास sin x होता है तो log sin x आपके पास हो जाएगा। अब आप यदि इसको समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं तो अगर आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ें और ऐसा हम इसलिए भी सोच पा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं log sin x और ये माइनस का log sin x कट जाएगा, इस तरीके से आप देखिए ये भी कट जाएंगे तो टर्म्स कट जाएंगे। इसलिए आपको पता लगा कि आप यहां पर समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 कर रहे हैं। तो देखिए आपको मिलेगा बाएं पक्ष में तो i और i जुड़ेगा तो ये तो 2i बन जाएगा।
तो आपको मिला यहाँ से 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2। अब आपने सीख ही लिया कि log cos x वाले टर्म कट जाएंगे और log sin x भी कट जाएगा, तो आपके पास log 2 दो बार आ जाएगा, अर्थात माइनस का 2 log 2 dx आपके पास आ गया, और माइनस का 2 log 2 तो आपके पास एक अचर राशि है, तो आप इसको तुरंत बाहर रखेंगे और आप लिखेंगे 1 का समाकलन 0 से लेकर पाई बटे 2। तो देखिए जब आप समाकलन करेंगे 1 का तो आपके पास x आ जाएगा, तो यहां से देखिए 2i बराबर माइनस 2 log 2, यहां से आपके पास x आ जाएगा और आप उच्च सीमा पाई बटे 2, निम्न सीमा 0 लगा देंगे। अभी आप देखिए कि आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस 2 log 2 को आप ऐसे ही रखें, आप सबसे पहले तो उच्च सीमा लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई बटे 2 माइनस, अब आप निम्न सीमा लगाओगे अर्थात x का मान 0 लगाओगे तो ये 0 आ गया। अब आप देखिए कि यहां से आपके पास 2i का मान आ जाएगा माइनस का 2 गुणा पाई बटे 2 log 2 के बराबर, तो देखिए 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचा माइनस का पाई log 2। अब आप देखिए कि 2i आपके पास माइनस का पाई log 2 आया है, लेकिन जो ये प्रश्न था आप देख सकते हैं हमने उसे i माना था, तो हमें तो बेसिकली i का मान निकालना है। तो 2i का मान यदि आपको पता है तो i का मान निकालने के लिए आप या तो 1/2 से भाग कर देंगे या फिर आप इस 2 को दाईं तरफ भेजेंगे तो ये आपके पास हर में पहुंच जाएगा। i बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का पाई बटे 2 log 2। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 10 भी हल हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास जो फलन है वो है साइन स्क्वायर एक्स dx, और आपको सीमाएं दी हुई हैं माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 की। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको i मान लेते हैं। i आपके पास हो गया माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए कि यहां पर आपके पास जो लिमिट है वो 0 से लेकर पाई बटे 2 नहीं है, अर्थात आपके पास ना तो अपर लिमिट 0 है ना ही आपके पास लोअर लिमिट 0 है। तो अब आपके पास जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये अभी तो यहां पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास कोई ना कोई एक लिमिट 0 होनी चाहिए थी, तो आप लोअर लिमिट में 0 बना सकते थे, लेकिन यहां पर अभी ऐसा तो संभव नहीं है। तो अभी आप देखिए कि आपने एक प्रॉपर्टी और सीखी थी कि यदि आपके पास लिमिट माइनस ए से ए टाइप की हो और आपके पास एफ एक्स डी एक्स दिया हो, तो ये आपके पास 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाता है 2 का गुणा, और ये तभी होगा यदि आपके पास एफ एक्स एक समफलन है। तो यहां से आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, और ये आपको कंटस्ट भी होनी चाहिए कि माइनस ए से ए अगर लिमिट है तो देखिए माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 ये कुछ इसी टाइप की लिमिट है। एफ एक्स डी एक्स आपके पास 2 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है, तो आप इसको लिख तो देंगे लेकिन आपको उसमें कंडीशन भी दी है कि एफ एक्स आपके पास समफलन ही होना चाहिए। तो अब समफलन का क्या मतलब है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए अगर आपने f माइनस एक्स निकाला और वो आपके पास एफ एक्स के बराबर आ गया, तो आप बोलेंगे कि एफ एक्स आपके पास समफलन हो जाएगा। और एक आपके पास होता है विषम फलन, उसको भी आप यहां समझ लीजिएगा। आपने f माइनस एक्स निकाला, वो आपके पास माइनस एफ एक्स के बराबर आया, तो आप बोलेंगे कि एफ एक्स आपके पास एक विषम फलन हो जाएगा। तो अभी आपको इस फलन को चेक भी करना होगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स कैसा फलन है। तो अगर आप देखो आपने एफ एक्स माना साइन स्क्वायर एक्स को, तो अब आप f माइनस एक्स निकालोगे अर्थात साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही। तो आपने देखा कि एफ एक्स और एफ माइनस एक्स दोनों का मान समान है, तो देखिए ये वाली परिभाषा आपके पास यूज हो जाएगी कि एफ माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर आए हैं, इसका मतलब एफ एक्स एक समफलन हो जाएगा। अतः यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन हो गया। तो इस प्रश्न में आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो आपके पास ये हो जाएगा आई बराबर 2 0 से लेकर पाई बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था। अगर मैं इसको समीकरण संख्या 1 बोल दूं तो
तो अब आप देखो यहां पर, अब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा आई बराबर 2 जीरो से लेकर पाई बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। तो अगर आप पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 2i बराबर 2 जीरो से लेकर पाई बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं एक बार में, तो आपके पास यहां से बचा ये सर्वसम का है आपके पास, जिसका मान हमेशा 1 होता है। तो आपके पास जीरो से लेकर पाई बटे 2 एक डी एक्स बचा, ये x हो जाएगा और पाई बटे 2 से 0 आप लिमिट लगा देंगे अब, तो पाई बटे 2 बचेगा। तो ये आपके पास i का मान पाई बटे 2 आ जाएगा। i अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी आपके पास पाई बटे 2 ही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 में भी आपको यही दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करना है और आपको इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। आपके पास फलन है x बटे 1 प्लस साइन एक्स dx दिया हुआ है और आपको जो सीमा है वो 0 से लेकर पाई दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको i मान लीजिएगा, तो आपके पास हो जाएगा x बटे 1 प्लस साइन एक्स dx और आपके पास 0 से लेकर पाई आपके पास हो गया। तो देखिए अगर एक भी लिमिट है और खासकर अगर आपके पास निम्न सीमा या लोअर लिमिट 0 आ गई तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है अर्थात एक गुणधर्म है निश्चित समाकलन का, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो आप देखिए कि जब आप इस प्रॉपर्टी में ये वाला मान लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर पाई रहेगा, यहां पर आपके पास पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा और यहां से dx हो जाएगा। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा i बराबर, ये तो सीमा 0 से लेकर पाई है, अंश में आपके पास पाई माइनस एक्स ही है, प्लस सॉरी बटे हर में 1 प्लस, अब साइन पाई माइनस थीटा आपने सीखा था साइन थीटा ही होता है, तो यहां पर ये साइन एक्स हो जाएगा और dx आ गया। अगर आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल देंगे तो आप देखिए यहां से अगर आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो अगर आप समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो बाएं पक्ष में तो आपके पास 2i आ जाएगा और देखिए दाएं पक्ष में आपके पास बनेगा 0 से लेकर पाई, देखिए हर आपके पास 1 प्लस साइन एक्स ही है दोनों तरफ, तो आप बस अंश को जोड़ देंगे बटे 1 प्लस साइन एक्स dx। तो यहां से आपके पास 2i का मान आ चुका है और 2i आपके पास आया है 0 से लेकर पाई। अब देखिए x से माइनस एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा पाई dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो आपने ये भी कर दिया। अब आप देखो कि इसको पाई को आप बाहर ले सकते हैं, तो 2i बराबर, क्योंकि पाई तो आपके पास एक अचर राशि है तो आपके पास पाई यहां आ जाएगा 0 से लेकर पाई dx बटे 1 प्लस साइन एक्स, ये आपके पास हो गया। अब आप ये देखिए कि अगर आप 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात अंश में भी आप 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर में भी आप 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक तरीके से बैलेंस कर दिया है, एक तरीके से 1 का गुणा किया है। तो अब आप देखिए आपके पास आ जाएगा 2i बराबर पाई 0 से लेकर पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी की सर्वसम का बन जाएगी, जो कि आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आती है। तो यहां से आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगी और ये dx आ गया। अब आप लिख सकते हैं कि 2i बराबर पाई 0 से लेकर पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये आपके पास dx आ जाएगा। अब आप देखिए कि अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 2i बराबर पाई 0 से लेकर पाई 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये आपके पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास टेन एक्स गुणा सेक एक्स आ जाएगा।
और ये आपने यहाँ पर dx लिख दिया। तो अब देखिए, अब आप इसका समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पास मानक सूत्र वाले समाकलन है। 2i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन मानक सूत्र होता है आपके पास tan x आएगा माइनस, और tan x गुणा sec x का समाकलन आपके पास sec x आता है, ये भी आपके पास मानक सूत्र था, और पाई 0 ये आपके पास चल ही रहा है। तो 2i बराबर पाई। अब सबसे पहले तो आप अपर लिमिट अर्थात उच्च सीमा जो कि आपके पास पाई है वो लगाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा tan पाई माइनस sec पाई माइनस, अब आप लोअर लिमिट या उच्च सीमा लगाएंगे तो tan 0 माइनस sec 0। तो देखिए 2i बराबर पाई tan पाई, आप जानते हैं ये 0 होता है और sec पाई का मान -1 होता है, तो 0 माइनस -1 आपके पास आ गया माइनस, इसी तरीके से tan 0 आपके पास 0 ही आएगा माइनस sec 0 आपके पास 1 होता है, तो आपने ये तो लिख दिया। अभी सॉल्व करने पर आपके पास बचेगा 2i बराबर पाई। अब देखिए ये 0 प्लस 1 अर्थात 1 बचा, और ये माइनस और माइनस मिलकर दोबारा प्लस 1 हो गया, तो आपको यहां से मिल गया है 2i बराबर 2 पाई। अब चूंकि आपको तो i का मान चाहिए था, तो i का मान आपके पास पाई आ जाएगा, अर्थात इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पाई आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपको लोअर लिमिट -पाई/2 दी है और अपर लिमिट पाई/2 दी है, और आपको फलन दिया है sin x की घात 7 और dx अर्थात आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अभी आप देखिए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि आपके पास -a से a की लिमिट हो और आपके पास fx dx दिया हो, आप देख सकते हैं हम ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये लिमिट कुछ इसी तरीके की है। देखिए -पाई/2 तो a बेसिकली पाई/2 आ रहा है, तो ये इसी तरीके की लिमिट आ रही है। तो आपने यहाँ पर सीखा था कि ये दो मान संभव हो सकते हैं। आप एक मान तो हो जाएगा 2 गुणा 0 से लेकर a fx dx, लेकिन ये तभी संभव होगा जब fx आपके पास एक समफलन हो, और एक आपने सीखा था कि ये 0 हो जाएगा यदि आपके पास fx एक विषम फलन हो जाए। तो ये तो आपने सीखा था। अब यहां से समफलन और विषम फलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो समफलन वो फलन होते हैं जब आपके पास fx और f माइनस एक्स दोनों का मान आपके पास बराबर आ जाए, तो आप बोलेंगे fx एक समफलन है, और यदि आप fx का मान निकालो और वो -f माइनस एक्स के बराबर आए, तो आप बोलेंगे कि fx आपके पास एक विषम फलन है। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो फलन है अर्थात fx है वो तो sin x की घात 7 है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लिए चेक कर लेते हैं कि fx आपके पास है sin x की घात 7, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप f माइनस एक्स निकालिए, तो आपके पास आ रहा है sin 7 पावर हो गई माइनस एक्स, तो ये आपके पास माइनस साइन 7x आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं f माइनस एक्स आपके पास आ गया है माइनस एफ एक्स के बराबर। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि एफ एक्स जो कि आपके पास साइन 7x था वो एक विषम फलन हो गया। तो फिर आप यहां से देखिए कि जब ये एक विषम फलन हो गया तो आपको तो बेसिकली ये पता लगा कि ये सेकंड वाली जो परिभाषा है वो आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास -पाई/2 से लेकर पाई/2 साइन 7x dx 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब f(x) एक विषम फलन होगा तब मान 0 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का उत्तर 0 हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया है cos 5x dx और लिमिट आपको दी हुई है 0 से लेकर 2 पाई। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि आपको याद भी होना चाहिए। ये आपके पास निश्चित समाकलन का गुणधर्म वाली प्रॉपर्टी है। यदि आपके पास लिमिट 0 से 2a जैसी हो
और आपको एक फलन एफ एक्स डी एक्स दिया हो, तो आपके पास दो परिभाषाएं हो सकती हैं। एक तो हो सकती है 2 गुणा 0 से लेकर a की लिमिट एफ एक्स डी एक्स, और एक आपके पास हो सकता है सीधे मान 0 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये मान जो आएगा, पहली परिभाषा ये तब होगी जब यदि आप f2a माइनस एक्स निकालें और वो fx के बराबर आ जाए, और ये 0 अर्थात जो दूसरी परिभाषा है ये तब आएगा यदि आप f2a माइनस एक्स निकालें और वो माइनस fx के बराबर आ जाए। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास जो fx है बेसिकली कंपेयर करेंगे आप, तो वो cos x की घात 5 है। तो देखिए आप f2a माइनस एक्स निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपेयर कर देते हैं। तो cos x की घात 5 है इस प्रश्न में, और a आप देख सकते हैं a आपके पास पाई है, क्योंकि 2a बराबर 2 पाई को आप करेंगे तो a बराबर आपके पास पाई आ जाएगा। तो जब आप f2a माइनस एक्स निकालोगे, अर्थात आपको निकालना है f2 पाई माइनस एक्स, तो देखिए आपके पास आ जाएगा cos 5x 2 पाई, सॉरी x की जगह अब आप 2 पाई माइनस एक्स रखाएंगे, तो देखिए आपके पास यहां से आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स का कोण आ गया। अब cos 2 पाई माइनस एक्स आपके पास cos x आएगा, तो अब आपको ये समझ में आ गया, ये तो आपके पास cos 5x आ गया, अर्थात आपने देखा कि ये cos 5x तो आपके पास fx के बराबर था, तो f2a माइनस एक्स आपने निकाला और वो fx के बराबर मिल गया। अर्थात अब आपको ये पता लग गया कि इसमें आप तो पहला वाला परिभाषा का उपयोग में लाएंगे, क्योंकि f2a माइनस एक्स यदि fx के बराबर होगा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि मैं इस प्रश्न को i बोलूं, अर्थात समाकलन को यदि मैं i बोलूं, तो आपके पास i हो जाएगा 2 0 से लेकर पाई एफ एक्स था, देखिए यहां पर, तो एफ एक्स तो आपके पास cos 5x बचा, तो आपने एफ एक्स, चलिए यहां पर अब हम cos 5x ही लिख देते हैं, तो आपके पास cos 5x dx आ गया। अब हम इस समीकरण को समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। अभी आप देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर 0 से लेकर a की लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स, आपके पास 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को देखिए यहां पर लगाएंगे समीकरण संख्या 1 में, तो आपके पास i आ जाएगा 2 0 से लेकर पाई cos 5 घात में पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देखो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुणा 0 से लेकर पाई cos 5x, अब देखिए माइनस आता है तो माइनस 1 की घात 5 अर्थात माइनस ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपने इसको समीकरण संख्या 2 बोल दिया, तो अभी हम समीकरण संख्या 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए बाएं पक्ष में तो आपके पास 2i आ जाएगा, क्योंकि i और i को आप जोड़ रहे हैं। दाएं पक्ष में आपके पास आ जाएगा 2 0 से पाई की लिमिट cos x की घात 5 प्लस, अब आप देखिए यहां से आपके पास दिया हुआ है माइनस cos x की घात 5, तो आपने ये लिख दिया, और dx। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये दोनों पद तो आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का केवल अंतर है। तो आपके पास 2i बराबर 2 0 से लेकर पाई, केवल 0 बचा है, तो जब 0 बचा है उसका समाकलन करेंगे तो वो 0 के बराबर ही आएगा, अर्थात आपके पास 2i का मान 0 आ गया, परंतु आपको तो i का मान निकालना था, तो वो 0/2 अर्थात 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 14 भी हल हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन है sin x माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स dx, और आपको लिमिट दी हुई है 0 से लेकर पाई/2, अर्थात यहाँ पर लोअर लिमिट या जिसे हिंदी में निम्न सीमा बोल सकते हैं वो 0 है, और अपर लिमिट जिसे हिंदी में उच्च सीमा बोलते हैं वो पाई/2 है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको i के बराबर लिख देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स dx के बराबर। अब आप इसको एक समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। अभी आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि आपके पास यदि 0 से a की लिमिट हो और फलन दिया हो fx जिसका आपको समाकलन करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर a f a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर।
तो अभी हम इस प्रॉपर्टी को समीकरण संख्या 1 में अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके पास मिलेगा i, क्योंकि ये मान तो सभी बराबर ही रहेंगे, तो जो आप प्रॉपर्टी लगाएंगे वो भी i के बराबर ही आएगी, और लिमिट आपके पास बराबर ही रहेगी 0 से π/2। आप देख भी सकते हैं 0 से a की लिमिट 0 से a की लिमिट ही रहती है। और आपके पास आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स गुणा कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आपको यहाँ से मिल रहा है i बराबर 0 से लेकर π/2 रहेगा। अब देखिए साइन π/2 माइनस एक्स आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए कॉस π/2 माइनस एक्स त्रिकोणमिति से साइन एक्स के बराबर होता है, और आपके पास जो हर में बचेगा वो होगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स अर्थात कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स अर्थात साइन एक्स, और ये dx आ गया। तो अगर आप इसको समीकरण संख्या 2 बोलेंगे तो अब आप देखिए कि समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 में आपके पास हर तो बिल्कुल सेम बनना है 1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। अब आप अंश में देखो, अगर यदि हर सेम है तो आप अंश को जोड़ सकते हैं, अर्थात अब आप समीकरण संख्या 1 व समीकरण संख्या 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए आपके पास बाएं पक्ष में तो 2i आ जाएगा, क्योंकि i और i को आप जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2i आप लिख देते हैं बराबर लिमिट आपके पास 0 से लेकर π/2 की ही है। अब आप देखिए पहले समीकरण में अंश में लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस दूसरे वाले समीकरण के अंश में आपके पास लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और आपके पास हर में तो बिल्कुल सेम ही था, तो आप लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स और यहाँ पर dx। आप देखिए कि माइनस साइन एक्स और प्लस का साइन एक्स तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, इसी तरीके से प्लस का कॉस एक्स और माइनस का कॉस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से बचा 2i बराबर 0 से लेकर π/2। अब ये सब आपके पास कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास ये अंश में तो केवल 0 बचा, तो 0/1 प्लस साइन एक्स गुणा कॉस एक्स हो जाएगा, और 0 के अपॉन में कोई भी संख्या आपको दी हुई है तो वो तो 0 के बराबर ही आएगी। तो यहाँ से आपको 2i मिल जाएगा 0 से लेकर π/2 0 गुणा dx, और 0 का समाकलन आपके पास 0 ही आएगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास 2i का मान तो 0 आ गया। अब चूंकि आपको तो i का मान निकालना था, तो i का मान 0/2 अर्थात 0 ही आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 16 पर। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है आपको, जब आपको लिमिट 0 से लेकर पाई दी हुई है और फलन है log 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको i मान लेंगे, तो i आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई समाकलन का चिन्ह log 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो अभी आप यहां से ये देखिए कि आपने एक गुणधर्म पढ़ा था निश्चित समाकलन के लिए, यदि आपके पास लिमिट 0 से लेकर a हो एफ एक्स डी एक्स, ये आपके पास होता है 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर। तो आप यहां से देखिए जब आप इस प्रॉपर्टी को इसमें लगाएंगे, और इसको मैं समीकरण संख्या 1 भी बोल देता हूं, तो समीकरण संख्या 1 में लगाएंगे तो आपके पास i आ जाएगा 0 से लेकर पाई log 1 प्लस कॉस, अब आप x की जगह पाई माइनस एक्स लगा देंगे और यहां से आपके पास dx आ गया। अब देखिए जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो आपको मिलेगा i बराबर 0 से लेकर पाई log 1, अब cos पाई माइनस एक्स आपके पास माइनस का cos x होता है, तो आप माइनस का cos x यहां भी लिख देते हैं और dx आ गया। अब हम इसको समीकरण संख्या 2 बोल देते हैं। तो अगर आप समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को जोड़ते हैं तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2i बराबर 0 से पाई की लिमिट रहेगी क्योंकि लिमिट तो सेम है, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, और यहां पर आपके पास dx चलता रहेगा। तो देखिए 2i बराबर 0 से लेकर पाई। अब आप log की एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि log m प्लस log n आपके पास log mn के बराबर आता है, तो मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये आपके पास log mn के बराबर आता है। तो आप यहां देखिए यहां पर log m
प्लस log n वाली फॉर्म है, तो आपके पास ये हो जाएगा log mn अर्थात 1 प्लस कॉस एक्स गुणा 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2i का मान आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर पाई log, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास सर्वसमका से जो कि आपने त्रिकोणमिति में पढ़ी थी, तो ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि log साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आया है, तो आप इस 2 को बाहर भी भेज सकते हो, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये घात होती है वो बाहर पहुंच जाएगी। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2i बराबर 2 0 से लेकर पाई log साइन एक्स गुणा dx। और देखिए आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो अर्थात आपके पास जो i आएगा वो 0 से लेकर पाई log साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए आपने i का मान किसी दूसरे फलन के समाकलन में निकाल लिया, जो कि 0 से पाई log साइन एक्स आ गया। अब हम इसको समीकरण संख्या 3 भी बोल देते हैं। तो आपको एक और प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी है कि 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स आपके पास 2 गुणा 0 से लेकर a एफ एक्स के बराबर आती है, यदि f 2a माइनस एक्स आपके पास एफ एक्स के बराबर आ जाए। तो आप यहां से देखो, जब आप इसको देखेंगे तो f 2a बेसिकली आप पाई को मानेंगे, तो आपके पास a पाई बटे 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2, 2 यहां पर आ जाएगा। और ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स के बराबर आ जाएगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा log साइन एक्स dx। तो देखिए इसको अब हमने समीकरण संख्या 4 बोल दिया। तो अभी आप देखो इसमें आप दोबारा ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे 4 में कि 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स गुणा डी एक्स के बराबर। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यदि हम 4 में लगाएंगे समीकरण में, तो आपके पास आ जाएगा i बराबर 2 0 से लेकर पाई बटे 2। अब आप साइन x में लिख देंगे साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स। तो देखिए यहां से log साइन आपके पास पाई बटे 2 माइनस एक्स आ जाएगा और dx आ गया। तो अगली पंक्ति में आप साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स करेंगे, तो यहां से i बराबर 2 गुणा 0 से लेकर पाई बटे 2 log आपके पास ये cos x आ चुका है और ये dx चल ही रहा है। तो देखिए इसको भी हम एक समीकरण का नाम दे देते हैं। तो यहां तक हम 4 समीकरण पर पहुंच गए थे, हमने इसको समीकरण संख्या 5 बोल दिया। अब आप समीकरण संख्या 4 और 5 को जोड़ सकते हैं। तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2i बराबर 2 0 से लेकर पाई बटे 2 log साइन एक्स प्लस log cos x। तो यहां से आपके पास देखिए मझला कोष्ठक आपने लगा दिया और आपके पास देखिए dx आ गया। अब आप log की प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे कि log m प्लस log n आपके पास log m गुणा n आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 2 से 2 तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो i आ जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2 log साइन एक्स गुणा cos x आ जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास साइन एक्स गुणा cos x ये आया है log में, इसमें यदि हम 2 का गुणा कर दें अर्थात i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log। अब मैं इसमें 2 का गुणा करता हूं तो 2 का मुझे भाग भी करना पड़ेगा। तो देखिए मैं 2 का भाग भी यहां से कर देता हूं और dx आ गया। अब आप देखिए कि आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि साइन 2x आपके पास आता है 2 साइन x गुणा cos x के बराबर। तो अगर आप विपरीत दिशा में चलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि 2 साइन x cos x आपके पास साइन 2x के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास देखिए अंत में 2 साइन x cos x दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी जगह साइन 2x रख सकते हैं। तो देखिए i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log साइन 2x माइनस log 2 आप कर देंगे और ये आपके पास dx आ गया। अब आपने ये भी सीखा था कि समाकलन के चिन्ह को तो आप विस्तृत कर सकते हैं। तो i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log साइन 2x dx माइनस 0 से लेकर पाई बटे 2 log 2, ये आपके पास आ जाएगा और यहां से आपके पास dx भी आ गया। तो अभी आप देखिए कि यहां पर आपके पास बचा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log साइन 2x dx माइनस, यहां ये log 2 तो एक अचर संख्या है तो ये तो आपके पास बाहर रही।
अब आपके पास बेसिकली यहाँ पर 1 बचा, तो 1 का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, और लिमिट लगाएंगे तो π/2 और 0 यहाँ से आ जाएगा। तो आप देखिए आपके पास हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर π/2 log साइन 2x dx माइनस, अब देखिए π/2 माइनस 0 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं π/2 log 2। तो अगर आप इसको एक समीकरण और बोल देते हैं, तो देखिए अभी तक हमने समीकरण संख्या 5 तक लिख दिया था, तो इसको हम समीकरण संख्या 6 बोल देते हैं। तो अभी आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है इसको आप यदि I1 मान लें, तो आपके पास हो जाएगा I बराबर I1 माइनस π/2 log 2। अब बेसिकली 6 समीकरण आप इसको बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप देखिए आपको I1 का मान अलग से बेसिकली निकालना पड़ेगा, और I1 का मान यदि आप इस समीकरण में लगा देंगे 6 में, तो आपके पास I आ जाएगा, जो कि आपका मेन उद्देश्य है। तो देखिए I1 आपके पास आ चुका है 0 से लेकर π/2 log साइन 2x dx। अब आप देखो यदि आप यहां से 2x को t मान लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा dx बराबर dt, अर्थात आपके पास dx का मान आ जाएगा 1/2 गुणा dt के बराबर। और अब आपको चूंकि लिमिट भी t के पदों में लगानी पड़ेगी, अर्थात t की वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो आपके पास x तो था 0 से लेकर π/2, तो देखिए t की लिमिट क्या आएगी, जब आपके पास x 0 होगा तो 2 गुणा 0 अर्थात t भी 0 आ जाएगा, और जब आपके पास x π/2 होगा तो 2 गुणा π/2 अर्थात पाई आ जाएगा। तो आपने सीखा कि यहाँ से जो आपके पास I बनेगा, अर्थात सॉरी I1, वो बन जाएगा 0 से लेकर पाई log साइन 2x की जगह अब आप साइन t लिख देंगे, क्योंकि 2x बराबर t आपने माना है, और dx की जगह अब आप 1/2 dt लिख देंगे, तो आपने dt और 1/2 यहाँ पर कर दिया। तो अभी आप एक बात पर गौर करेंगे कि यहाँ पर आपने log साइन x dx को माना था 0 से लेकर π/2, और इससे पहले वाले में चलेंगे समीकरण संख्या 3 में, तो यहां से आपने I आपके पास था 0 से लेकर पाई log साइन x dx, और आप देखिए यहां पर आपके पास I1 आ रहा है 1/2 0 से लेकर पाई log साइन t। तो यहां पर केवल जो चर का केवल बेसिकली डिफरेंस आ रहा है, वहां पर x था यहाँ पर t था, तो ये आपके पास जो पार्ट है ये तो आपके पास t ही था समीकरण संख्या 3 से, तो आपके पास ये I/2 आ गया, सॉरी ये पार्ट आपके पास I था समीकरण संख्या 3 से, तो I1 आपके पास I/2 आ जाएगा। अब आप समीकरण संख्या 6 में इसका मान रख देंगे, तो देखिए आपके पास आ जाएगा I बराबर I1 माइनस π/2 log 2, ये तो आपके पास समीकरण संख्या 6 थी। तो अब आप I1 का मान I/2 रख देंगे, आपने यहां पर देखा भी है निकाल कर, तो देखिए I बराबर यहां से तो I/2 आ जाएगा माइनस π/2 log 2, आपके पास ये आ जाएगा। तो अब आप इस π/2 को पक्षांतर करेंगे, अर्थात बाएं पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये आपके पास माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगा, तो I माइनस I/2 आपके पास हो जाएगा माइनस का π/2 गुणा log 2। अब आप देखो यदि आप I में से I/2 को घटाओगे तो I/2 ही आपके पास बचेगा, बराबर माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। और आप देखिए 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपने कैंसिल भी किया, तो आपके पास I का मान जो होगा वो हो जाएगा I बराबर माइनस पाई log 2, और आपको बेसिकली I का मान ही निकालना था। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 16 का उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 17 को हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए, और आपके पास जो लिमिट है वो है 0 से लेकर a तक, और आपके पास फलन दिया हुआ है √x बटे √ में x प्लस √a माइनस x dx। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको i लिख देंगे, जो कि आपको मान निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर a √x बटे √x प्लस √ में a माइनस x dx। अब आपने एक गुणधर्म सीखा है कि यदि लिमिट आपके पास 0 से लेकर a हो और fx dx आपको दिया हो, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर a f a माइनस x गुणा dx के बराबर। तो यहां से आप देखो कि
जब आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर लगाएंगे और आपने इसको समीकरण संख्या 1 बोला है, अर्थात इस प्रॉपर्टी का यूज आप समीकरण संख्या 1 में करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर a, और अब आपको x की जगह a माइनस एक्स लगाना होगा। तो अंडर रूट में a माइनस एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स की जगह आपने दोबारा a माइनस एक्स लगा दिया और ये dx आ गया। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो आपको यहाँ a से a कटा हुआ मिल जाएगा और आपको यहाँ पर भी a माइनस एक्स लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं i का मान आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर a अंडर रूट में a माइनस एक्स बटे अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में x के बराबर, और ये dx आ गया। इसको आपने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। अगर आप देखिए समीकरण संख्या 1 और 2 में हर तो आपके पास बिल्कुल सेम है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास सेम हर है। तो आप समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए बाएं पक्ष में तो 2i आ जाएगा क्योंकि आप i और i को जोड़ रहे हैं। आपके पास देखिए लिमिट भी बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर a, हर आपके पास बिल्कुल सेम था अर्थात अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, और आप देखिए अंश में आपके पास अंडर रूट एक्स और अंडर रूट a माइनस एक्स ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपने इनको जोड़ भी दिया और यहाँ से आप देखिए आपके पास dx आ गया। अब आप देखिए कि अंश में जो आपके पास व्यंजक लिखा हुआ है और हर में जो व्यंजक है वो तो कट जाएगा, तो ये आपके पास 1 बचा बेसिकली। तो 2i बराबर 0 से लेकर a 1 dx आपके पास बचा, और यदि आप 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास x आ जाएगा और यहाँ a और 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास a माइनस 0 अर्थात a आ गया। तो यहाँ से आपको 2i का मान तो मिल गया जो कि आपके पास a का मान आया, परंतु आपको तो i का मान निकालना था, तो यहाँ से आप देख रहे हैं i का मान आपके पास a बटे 2 हो जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 18 पर बढ़ते हैं। तो आप इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना है, और आपके पास लिमिट है 0 से लेकर 4, अर्थात अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 0 है, और x माइनस 1 का आपको मापांक दिया हुआ है और x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को लिखते हैं i बराबर 0 से लेकर 4 x माइनस 1 का मापांक dx। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 का मापांक लिखा हुआ है, मापांक जब भी आपके पास आएगा तो आप ये देखेंगे कि वो मापांक कहाँ कहाँ धनात्मक और कहाँ कहाँ ऋणात्मक चिन्ह के साथ खुलेगा। तो देखिए x माइनस 1 का मापांक बराबर, अब आप देखो कि ये कैसे पता करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ये x माइनस 1 है अर्थात जो मापांक के अंदर वाला व्यंजक है वो x की वैल्यू पर किस वैल्यू पर 0 हो रहा है, तो आप पाएंगे ये x बराबर 1 पर 0 हो रहा है। तो आपके पास देखिए एक संख्या रेखा दो भागों में विभाजित हो गई, एक तो 1 के बाईं तरफ है और एक पार्ट 1 के दाईं तरफ आ गया। अब आपको ये देखना है कि यदि आप 1 के दाईं तरफ कोई भी वैल्यू ले लें, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे 4 10 15 18 कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने 4 ले ली, तो आपके पास जो होगा x माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आपके पास देखिए मॉड 3 आ जाएगा अर्थात मापांक 3, तो ये तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अब आप देखिए अगर आप x के बाईं तरफ वाली कोई भी वैल्यू ले लें, अर्थात 1 के बाईं तरफ जैसे आप 0 ले सकते हैं, माइनस 10 ले सकते हैं। तो मान लीजिएगा जैसे आपने माइनस 2 लिया, तो आपने x माइनस 1 का मापांक निकालेंगे और x की वैल्यू आपने माइनस 2 ली है, तो आपके पास ये देखिए माइनस 3 आ रहा है, तो इसका मान तो आपके पास माइनस 3 आ जाएगा, अर्थात ये तो माइनस चिन्ह के साथ ओपन हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि जब आपके पास x 1 या 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव चिन्ह के साथ अर्थात धनात्मक चिन्ह के साथ ओपन हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो गया, और जब आपके पास x 1 से छोटा है तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आप ओपन कर देंगे। तो अब यहां पर देखते हैं 0 से 4 था और आप देख रहे हैं कि ये 1 पर तो परिभाषा आपकी चेंज हो रही है, 1 के दाईं तरफ कुछ और परिभाषा है और 1 के बाईं तरफ कुछ और परिभाषा है। तो अभी आप इसको बदलेंगे परिभाषा के हिसाब से, तो आप 1 पर 0 से 4 वाली लिमिट को ब्रेक कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 से लेकर 1, और दूसरी परिभाषा आपके पास जो लिमिट की आएगी वो 1 से लेकर 4 हो जाएगी। अब आप देखो 0 से लेकर 1 अर्थात आपके पास सेकंड वाली परिभाषा हो जाएगी, तो माइनस का x माइनस 1 गुणा dx प्लस, अब आपने 1 से लेकर 4 लिखा तो आपके पास तो पहली परिभाषा आएगी क्योंकि आपको यहाँ दिया हुआ है x 1 से बड़ा है, तो आपके पास यहाँ x माइनस 1 dx हो जाएगा। अब आप देखिए कि हम इसको सरल करेंगे,
तो देखिए आई बराबर, अब ये प्रश्न बहुत सिंपल बन चुका है आपके पास, क्योंकि नॉर्मल इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन है। तो आप माइनस चिन्ह को तो बाहर ले लेंगे। जब आप x का समाकलन करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 2 आएगा, और जब आप 1 का समाकलन करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, और लिमिट आपके पास 1 और 0 है। इसी तरीके से आप देखिए x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, और आपके पास यहाँ लिमिट 1 से लेकर 4 तक है। तो अभी आप लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाई जाती है। तो देखिए माइनस, अब आप x का मान 1 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1 माइनस, अब आप लोअर लिमिट अर्थात x का मान 0 लगाएंगे तो देखिए 0 माइनस 0 बनेगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट अर्थात x का मान 4 लगाएंगे तो देखिए 16/2 माइनस 4 बना, माइनस अब आप x का मान 1 लगाओगे तो 1/2 माइनस 1 आपके पास बन जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसको थोड़ा और सरल करते हैं, अर्थात अब हम इसकी गणना करेंगे तो आई बराबर माइनस 1/2 माइनस 1 आपके पास माइनस का 1/2 आएगा, तो आपने माइनस का 1/2 लिख दिया, प्लस अब आप 16/2 को हल करेंगे तो ये तो आपके पास 8 आ गया, तो 8 माइनस 4 बना अर्थात 4 आ गया, माइनस अब देखिए 1/2 माइनस 1 तो आपके पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो आप देखेंगे आई बराबर आपके पास प्लस का 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 और ये देखिए दोबारा माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/2। अब 1/2 और 1/2 को आप जोड़ोगे तो आपके पास तो 1 आएगा, तो यहाँ से 1 + 4 आ जाएगा, तो आई का मान आपके पास 5 आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर 5 हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 19 हल करेंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि 0 से a f(x) gx का समाकलन यदि आप करेंगे तो वो 2 गुणा 0 से लेकर a f(x) के समाकलन के बराबर आएगा, और आपको बोला गया है कि f और g को आप f(x) बराबर fa-x और gx प्लस ga-x बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपको गिवन है अर्थात दिया हुआ है उसको आप लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि अगर आप f(x) देखेंगे और fa-x निकालेंगे तो वो बराबर है, और आपको दिया हुआ है कि gx प्लस ga-x में एक जो संबंध है वो आपके पास 4 के बराबर दिया है, और आपको सिद्ध करने को बोला गया है कि इसका मान आपके पास 2 गुणा 0 से लेकर a f(x) के बराबर आएगा। तो देखिए जिसका मान सिद्ध करना है उसी को हम i मान लेते हैं, और i आपको दिया हुआ है 0 से लेकर a f(x) gx dx। तो देखिए इसका मान हम सिद्ध करना है इसके बराबर, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0 से लेकर a कोई भी फलन f(x) dx आपको दिया हो तो आप 0 से लेकर a fa-x dx लिखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फलन हो सकता है यहाँ पर 4 फलनों का गुणनफल हो सकता है 2 फलन साथ में दिए हों, कुछ भी हो, आपको हर किसी में a-x रख देना है x की जगह। तो देखिए जब आप ये वाली प्रॉपर्टी इस समीकरण संख्या 1 में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर a। अब आप देखिए x की जगह तो आप a-x रख देंगे, तो fa-x गुणा ga-x dx। अब आप देखो आपको तो दिया गया है fa-x आपके पास fx के बराबर है, तो आप यहां पर लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर a, fa-x की जगह अब आप fx लिख देंगे क्योंकि ये बराबर दिया था ga-x dx। अब आप यहां से देखिए कि आपको चेंज तो ga-x को भी करना पड़ेगा, तो जो आपको यहां पर देखिए दिया हुआ था ये संबंध, आप यदि ga-x का मान निकालेंगे तो आपके पास मिल रहा है 4 माइनस gx के बराबर। तो देखिए अब आप इसको यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर a f(x) और आप लिख देंगे यहाँ 4 माइनस gx और dx। तो अभी आप देखो कि जब आप fx का गुणा भी कर सकते हैं इस कोष्टक में सभी अवयवों से, तो यहां से आ जाएगा i बराबर 0 से लेकर a 4 गुणा fx माइनस fx गुणा gx आपके पास आ गया यहां से, और dx आ गया। तो आप समाकलन के चिन्ह को वितरित करना भी जानते हैं, तो आप वितरित करके लिखेंगे i बराबर 0 से लेकर a 4 fx गुणा dx माइनस 0 से लेकर a fx गुणा gx और साथ में dx तो चल ही रहा है। तो अभी आप ये देखिए कि आपने देखा था 0 से लेकर a fx gx dx का मान तो आपके पास i के बराबर था,
तो अभी आप देखेंगे कि ये जो मान है वो तो आपके पास i के बराबर आ रहा है, तो यहां से आपके पास आ गया i बराबर, इस 4 को आप बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये एक आपके पास अचर राशि है, ये तो जैसी की तैसी ही रहेगी, तो आपने 4 यहां ले लिया, 0 से लेकर a fx dx। अब आपने देखा कि ये वैल्यू तो आपके पास समीकरण संख्या 1 से i के बराबर है, तो आपने यहां पर i लिख दिया। अब आप इस i को, अर्थात जो आपके पास ये माइनस i है, इधर आप भेज देंगे तो आपके पास ये प्लस i होके ये 2i आ जाएगा बाएं पक्ष में, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणा 0 से लेकर a fx dx। अब आप देखिए, आपको तो चूंकि i का मान निकालना है जो सिद्ध करना था, तो आपके पास आ जाएगा 4/2 0 से लेकर a fx गुणा dx। और अब आप देखिए कि 2 से 4 आप 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास i बराबर 2 गुणा 0 से लेकर a fx dx आ जाएगा। तो आप जब प्रश्न में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको इसी को ही सिद्ध करना था, तो यहां से आपने इसको सिद्ध भी कर दिया है, अतः आप लिख भी सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अब हम प्रश्न संख्या 20 को हल करेंगे। यहां पर आपको जो लिमिट है वो है -π/2 से π/2 के, और आपको फलन दिया है x की घात 3, ये dx नहीं है, या फिर ये अलग से होगा, तो इसको हम हटा देते हैं, प्लस x cos x प्लस 10x की घात 5 प्लस 1 और dx। तो देखिए आपको इसका मान सिद्ध करने को बोला गया है, और आपको यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं a, b, c तथा d, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये लिमिट दिखाई दे रही है -π/2 से π/2, अर्थात ये तो कुछ -a से a वाली लिमिट हो गई, तो आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है fx dx। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूले में कि ये आपके पास या तो हो सकता है 2 गुणा 0 से लेकर a fx dx के बराबर, या फिर ये 0 आ सकता है, और ये तब होगा जब आपके पास fx एक समफलन हो जाए, और ये तब होगा 0 जब fx आपके पास एक विषम फलन हो जाए। तो यहां से आपको ये तो पता लग गया कि इस वाली प्रॉपर्टी का मान या तो ऐसा हो सकता है जब fx समफलन है, या सीधे 0 हम बोल सकते हैं जब fx आपके पास विषम फलन है। तो अब बेसिकली आपको तो चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से समफलन है और कौन कौन से विषम फलन है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं i लिख देता हूं बराबर, और आप जानते हैं कि समाकलन के चिन्ह को तो अलग अलग वितरित करके हम लिख सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2 x की घात 3 dx प्लस -π/2 से लेकर π/2 x गुणा cos x भी आपके साथ, और dx प्लस इसी तरीके से -π/2 से लेकर π/2 10 x की घात 5 dx, और यहां पर -π/2 से लेकर π/2 1 गुणा dx। तो अब देखिए आपको x क्यूब को भी चेक करना पड़ेगा, x cos x को भी चेक करना पड़ेगा, 10 की घात 5x को भी चेक करना पड़ेगा, और 1 को भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यदि x क्यूब में चेक करें तो आप देख रहे हैं कि यदि आपने fx बराबर x क्यूब माना तो आप f माइनस एक्स निकालिए, तो आपके पास आ जाएगा -x का क्यूब अर्थात -x क्यूब। तो आपको देखिए ये मिल रहा है -fx के बराबर। तो जब आपके पास f माइनस एक्स -fx के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे fx आपके पास विषम फलन हो गया। तो यहां से देखिए आपको मिल गया x क्यूब एक विषम फलन मिल गया। इसी तरीके से अब आप x cos x के लिए भी देखेंगे, तो देखिए जब आप fx को x cos x मान लेंगे तो अब आप f माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये आपके पास आ गया -x गुणा cos में -x। अब cos में -x को तो आप cos x ही लिखते हैं, और ये आपके पास देखिए -x बचा, तो आप इसको लिख सकते हैं -fx। तो आपने फिर दोबारा देखा कि f माइनस एक्स आपके पास -fx के बराबर आ रहा है, अर्थात जो x cos x है वो भी एक विषम फलन हो जाएगा। तो यहां से आपने x गुणा cos x के लिए भी पता कर लिया। अब हम 10 x की घात 5 के लिए करते हैं, तो यदि आप fx को 10 x की घात 5 बोलते हैं तो अब आप f माइनस एक्स निकालेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स की घात 5 अर्थात -10 x की घात 5। तो देखिए ये आपके पास f x के और माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो यहां से आपने दोबारा देखा f माइनस एक्स आपके पास -fx के बराबर आ रहा है, अर्थात ये भी आपके पास एक विषम फलन हो जाएगा।
और अंत में आपके पास 1 बचा, तो इस 1 को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने एफ को 1 माना तो अब आप f माइनस एक्स निकालेंगे। अब 1 में कहीं x का फलन तो आपको दिख ही नहीं रहा, तो इसका मान तो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो आपने पता किया कि f माइनस एक्स तो आपके पास fx के बराबर आ रहा है, अर्थात fx जो है 1 वो एक सम फलन आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपने चारों फलनों के बारे में ये तो पता कर लिया कि कौन सा फलन सम है और कौन सा फलन विषम है। तो देखिए, जब आप इस फॉर्मूले से देखेंगे, जो कि आपको याद भी होना चाहिए कि विषम फलन जहां जहां होगा वहां सीधे आप मान 0 लिख सकते हैं। तो देखिए i बराबर, ये विषम फलन था अर्थात ये मान पूरा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी आपके पास एक विषम फलन है, तो ये भी आपके पास मान 0 आ गया। और आप देखिए ये भी आपके पास विषम फलन है, तो ये मान भी आपके पास 0 आ गया। और ये चूंकि समफलन है तो आप पहली वाली परिभाषा से बदल देंगे, तो 2 गुणा 0 से लेकर पाई बटे 2 1 dx। तो अभी आप देखिए कि i बराबर, ये सभी तो 0 के बराबर हैं, तो ये सब 0 ही रहेगा। तो आपके पास केवल बचा 2 गुणा, अर्थात 1 का समाकलन करना है यहाँ पर तो आपको, तो आपके पास x आ गया और आप पाई बटे 2 से 0 ये लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 गुणा पाई बटे 2 माइनस 0, अर्थात हल करने पर आपके पास पाई आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए पाई आपके पास विकल्प संख्या सी में दिया हुआ है, अतः सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इस प्रश्नावली 7.11 के प्रश्न संख्या 21 को हल करेंगे, जो कि आपके पास अंतिम प्रश्न भी है। आपको दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बटे 2 की लिमिट log 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स का मान है। और यहाँ पर आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं ए, बी, सी तथा डी, और आपको सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया है आप उसको आई मान लेते हैं, तो आपको यहाँ से हो जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2 लॉग, अंश में आपके पास है 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे हर में आपके पास है 4 प्लस 3 गुणा कॉस एक्स डी एक्स। चलिए आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं। अभी आप देखिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आपके पास 0 से a टाइप की लिमिट हो और आपके पास एफ एक्स डी एक्स ऐसे कुछ दिया हो, तो ये आपके पास 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स के बराबर आएगा। तो आप इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे समीकरण संख्या 1 में। तो देखिए आपके पास आ जाएगा i बराबर, अब आप x की जगह यहाँ पर देखिए a माइनस एक्स रख रहे हैं, तो इस प्रश्न में आप x की जगह पाई बटे 2 माइनस एक्स रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर पाई बटे 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स की जगह अब आप पाई बटे 2 माइनस एक्स रख देंगे बटे 4 प्लस 3 कॉस, फिर आप x की जगह पाई बटे 2 माइनस एक्स रख देंगे। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 लॉग साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स आपके पास कॉस एक्स के बराबर आएगा। तो आपने लिख दिया 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटे, यहां पर देखिए कॉस पाई बटे 2 माइनस एक्स आपके पास साइन एक्स के बराबर आएगा, तो आपने 4 प्लस 3 गुणा साइन एक्स लिख दिया और ये आपके पास डी एक्स आ गया। अब आप इसको समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। तो यहां से यदि आप समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 को जोड़ते हैं तो देखिए आपके पास क्या आएगा, समीकरण संख्या 1 प्लस समीकरण संख्या 2 से देखिए बाएं पक्ष में तो i और i ही है, अर्थात 2i आ गया। 0 से लेकर पाई बटे 2 आपके पास आ जाएगा लॉग में 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स प्लस, ये तो मैंने i2 वाला पद लिख दिया। अब आप i1 वाला पद देखेंगे तो लॉग में दिया हुआ है 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स। तो देखिए 4 प्लस 3 साइन एक्स लॉग में चल रहा है ये बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स, और यहां से आपके पास dx आ गया। अब आप देखिए कि आपके पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती थी कि log m प्लस log n आपके पास log m गुणा n के बराबर आएगा, अर्थात आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे हमने m और n का यहाँ गुणा कर दिया। तो इसी तरीके से आपके पास देखिए log m प्लस log n टाइप का फंक्शन चल रहा है,
तो आप इसको log mn के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log। अब आप देखिए इनका गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3 कॉस एक्स बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स, गुणा करेंगे 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कॉस एक्स। तो देखिए आपने महिला कोष्टक भी लगा दिया और dx भी लिख दिया। तो आप गौर करने पर पाएंगे 4 प्लस 3 साइन एक्स देखिए हर में है और यहां पर देखिए अंश में है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 4 प्लस 3 कॉस एक्स और 4 प्लस 3 कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सब कुछ मिलकर एक रहेगा आपके पास। तो आप गौर करने पर अगली पंक्ति में पाएंगे कि आपके पास तो 2i बराबर 0 से लेकर पाई बटे 2 log 1 dx बचा है। अब आप देखते हैं कि log 1 का मान तो सदैव 0 आता है, चाहे आधार यहां पर कुछ भी हो। तो ये मान आप लिख देंगे 0 से लेकर पाई बटे 2 0 dx, और जब आप 0 का समाकलन कर रहे हैं तो वो तो हमेशा 0 ही आएगा। तो यहां से आपके पास 2i का मान 0 आ जाएगा, अतः आपके पास i का मान 0 आ जाएगा। अर्थात जो प्रश्न में आपको समाकलन करने को बोला गया था फलन का, वो आपके पास 0 आ जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना था, तो आप देखिए आपके पास जो 0 वाला विकल्प है वो विकल्प सी है, अतः विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा।